जय हिंद साथियों। तो जैसा कि हमारी पेपर कोड बीपीएजी 172 की पहली क्लास हो चुकी थी, तो आज हमारी दूसरी क्लास है। इसमें भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। तो एक एक करके हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सभी को कवर कर लेंगे, जिसका आपका जून का एग्जाम अच्छे से कवर हो सके। उससे पहले अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग सिलेक्टेड क्वेश्चंस चाहते हैं एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए, तो आप हमारे गैस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है shop.hindustannolledge.com। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो वहां से आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आना है, सिंपली आपको सर्च बार में जाना है, यहाँ से आपको अपना जो भी पेपर कोड है वो यहाँ से आप लोग सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई अदर पेपर कोर्स है तब भी आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा हिंदी मीडियम में आ गया है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग इसको बाय नाउ पर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर इस व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके व्हाट्सअप को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं की कार्य पद्धतियों की कमियों का परीक्षण कीजिए। यानी कि पंचायती जो राज संस्थाएं होती हैं हमारे देश में, उनमें क्या क्या कमियां हैं उसको यहाँ पर बताना है। क्योंकि हम ये जो टॉपिक है शासन मुद्दे एवं चुनौतियां, यानी कि शासन करते समय कौन कौन से मुद्दे होते हैं, कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं, इसके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, तो भारत में पंचायती राज प्रणाली को लोकतंत्र की जड़ कहा जाता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो गांवों तक सत्ता के विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करती है ताकि आम जनता सीधे प्रशासन में भाग ले सके। हालांकि यह प्रणाली ग्रामीण विकास और स्थानीय शासन के लिए बहुत जरूरी है, फिर भी इसकी कार्य पद्धतियों में कई जो है गंभीर कमियां पाई जाती हैं। सबसे पहली जो कमी होती है वो भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी। यानी कि पंचायती राज संस्थाओं में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए जितना लेवल सरकार नीचे आती चली जाती है उसमें भ्रष्टाचार उतना बढ़ता चला जाता है। कई बार सरपंच या अन्य पंचायत पदाधिकारी विकास कार्यों में पारदर्शिता नहीं बरतते हैं। योजनाओं के पैसे का दुरुपयोग किया जाता है और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता होता है। लेखा जोखा ठीक से नहीं रखा जाता है, जिससे आम जनता को जानकारी नहीं मिलती कि धन कहाँ और कैसे खर्च हुआ। जैसे हमारे गांव के या फिर विलेज के कोई भी प्रधान है, तो कोई भी व्यक्ति जाके उनसे नहीं पूछता है कि आपने ये पैसा आया था कहाँ खर्च किया था, ना ही उनके पास कोई जानकारी है। पैसा आता है किसी के नाम पर, खर्च होता है किसी के नाम पर। यानी कि अगर मान लीजिए 100 रुपए का काम है तो वहीं पर 20 रुपए का काम होता है, 80 रुपए प्रधान के जेब में जाते हैं। तो यहाँ पर एक तरह का भ्रष्टाचार होता है। इसके बाद है राजनीतिक हस्तक्षेप। तो अक्सर देखा गया है कि स्थानीय स्तर पर भी राजनीतिक पार्टियां अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करती हैं। इससे पंचायतें स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाती हैं। ग्राम सभा के निर्णय भी कई बार राजनीतिक प्रभाव के चलते बदले जाते हैं, जिससे आम जनता की समस्याएं अनसुनी रह जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है, यानी कि कोई बड़ा नेता है तो वो छोटे नेताओं को दबाने की कोशिश करता है, तो ये भी देखने को मिलता है, यानी कि राजनीतिक हस्तक्षेप भी देखने को मिलता है। इसके बाद है प्रशिक्षण की कमी। प्रशिक्षण की कमी का मतलब यह है कि सरपंच को भी नहीं पता होता, प्रधान को भी नहीं पता होता कि हमारे कौन कौन से उत्तरदायित्व हैं और हमारे पास कौन कौन सी पावर है। तो पंचायत सदस्यों को सही प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। कई बार सरपंच और अन्य सदस्य यह नहीं जानते कि उनकी जिम्मेदारियां क्या है, उन्हें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं और किस तरह से योजनाओं को लागू करना है। इससे नीतियों का सही क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। इसके बाद है महिलाओं और कमजोर वर्गों की भागीदारी में कमी। और यह भी देखने को मिलता है कि चुनाव में महिलाएं बहुत कम खड़ी होती हैं। जब महिला सीट आती है तभी तो ज्यादातर महिलाएं खड़ी होती हैं। अगर जो महिला सीट नहीं है तो जो है महिलाएं खड़ी नहीं होती हैं, तो इनकी भागीदारी भी एक तरह की जो है कमी पाई जाती है। तो हालांकि महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, पर व्यवहार में उनकी भागीदारी सीमित होती है। कई जगहों पर महिलाओं के स्थान पर उनके पति या अन्य परिजन फैसले लेते हैं। इस प्रक्रिया को सरपंच पति की संस्कृति कहा जाता है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति की जो है वाइफ यानी कि पत्नी देखिए सरपंच बन गई, यानी कि प्रधान बन गई, लेकिन फैसले कौन ले रहा है? फैसले उनके हस्बैंड यानी कि पति देवता ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या देखने को मिलता है? तो यहाँ पर जो है महिलाओं और कमजोर वर्गों की भागीदारी में कमी होती है। यानी कि महिलाएं प्रधान तो बन गई लेकिन वो जो है निर्णय नहीं ले सकती। निर्णय कौन लेता है? उनके पति देव लेते हैं। तो ये अक्सर देखने को मिलता है। इसके बाद है वित्तीय स्वतंत्रता का अभाव। यानी कि पंचायतों के पास इतना पैसा भी नहीं होता, इतना पैसा आता भी नहीं है। जो आता है वो खुद खा जाते हैं, तो काम होता ही नहीं है।
तो वे राज्य या केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता पर निर्भर रहती हैं। कई बार समय पर धनराशि नहीं मिलती, जिससे विकास कार्य बाधित हो जाते हैं, क्योंकि बजट जो है कभी कभी पास नहीं होता है। सड़क बन रही तो सड़क का सालों चल रही, सड़क नहीं बन पा रही क्योंकि पैसे नहीं पास हो रहा है, जो पास हो रहा है वो खत्म हो जा रहा है। तो पंचायतों को कर वसूलने का अधिकार है, पर उसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जाता है। इसके बाद है तकनीकी और प्रशासनिक सहयोग की कमी। गांवों की पंचायतों को कई योजनाओं को लागू करने के लिए तकनीकी सहयोग की आवश्यकता होती है, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, कृषि विशेषज्ञ आदि का सहयोग। लेकिन ग्राम पंचायतों को यह सहायता समय पर और पर्याप्त रूप से नहीं मिलती। इसके अलावा पंचायत सचिवों की संख्या कम है, जिससे काम देरी से होता है। इसके बाद है ग्राम सभाओं की निष्क्रियता। ग्राम सभा पंचायती राज की आत्मा मानी जाती है, लेकिन बहुत बार ग्राम सभा की बैठकों में लोगों की भागीदारी कम होती है और केवल औपचारिकता निभाई जाती है। आजकल जो प्रधान हो रहे हैं, कोई भी ग्राम सभा बैठक नहीं करता है। जो एक प्रधान, मान लीजिए कोई प्रधान इस ईयर बना, तो वो 5 साल बाद ही दिखेगा कि वो प्रधान थे। उससे पहले कोई नहीं दिखता है कि ये प्रधान थे, कौन था, कोई किसी को नहीं पता है। बस चुनाव आएगा तब जान पड़ेगा कि हाँ ये चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद तो ये भी नहीं पता कौन जीत जाता है, ये पता चलता हाँ ये जीत गए। कब गांव में आए थे, कब नहीं आए थे, क्या हुआ क्या नहीं, किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो सूचना और संचार तकनीक का अभाव, यानी कि डिजिटल इंडिया के दौर में भी पंचायतों में सूचना और संचार तकनीक का प्रयोग बहुत कम है। वेबसाइट, ई गवर्नेंस, ऑनलाइन रिकॉर्ड आदि की अनुपलब्धता के कारण पारदर्शिता और गति दोनों पर असर पड़ता है। तो यहाँ पर अभी भी जो है ग्राम पंचायत जो चलती है, वहां पर जो है ऑनलाइन जैसा सिस्टम नहीं है कि कोई डेटा ऑनलाइन करना है। उनका सारा डेटा जो ऑफलाइन रहता है, यानी कि यहाँ पर जो सूचना और संचार तकनीकी का भी अभाव देखने को मिलता है। इसके बाद निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो निष्कर्ष ऊपर से आपको दो दो हेडिंग उठानी है और यहाँ पे निष्कर्ष में लिख देनी है। तो पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास की रीढ़ है, लेकिन इनकी कार्य पद्धतियों में अनेक कमियां हैं। यदि इन्हें समस्याओं को दूर किया जाए, जैसे बेहतर प्रशिक्षण, पारदर्शिता, तकनीकी सहायता और वित्तीय स्वतंत्रता दी जाए, तो पंचायतें और अधिक प्रभावी व जवाबदेह बन सकती हैं। ग्रामीण भारत का समग्र विकास तभी संभव है जब पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त और स्वतंत्र बनाया जाए। यानी कि हमको जो है सरकार को जो है पंचायती जो राज है संस्थाओं को भी पावर देनी चाहिए, जिससे वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें। अब चलते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न है मीडिया के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो मीडिया का अर्थ है जानकारी या समाचार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का माध्यम, जो कि आजकल हमारी मीडिया नहीं कर रही है। यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। मीडिया के माध्यम से हमें देश दुनिया की जानकारी मिलती है, मनोरंजन मिलता है और समाज में जागरूकता भी आती है। आज के समय में मीडिया न सिर्फ सूचना देने का काम करता है, बल्कि यह जनमत यानी कि पब्लिक ओपिनियन बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि जो मीडिया होती है वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। मीडिया हमें देश भर से, दुनिया भर से जानकारी देता है, मनोरंजन भी हमको मिलता है मीडिया से। यहाँ पर मीडिया का मतलब यहाँ से ये नहीं है कि न्यूज एंकर, इसके अलावा जो भी ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है सब मीडिया ही है, ठीक है। न्यूज है, न्यूज़पेपर है, सब मीडिया में आता है, ठीक है। मीडिया का मतलब ये नहीं कि न्यूज सिर्फ चल रही है, आज तक ये वगैरह मीडिया नहीं होता है। मीडिया में आपके अखबार वाले आते हैं, फेसबुक, ट्विटर अकाउंट, सब ये मीडिया में आता है, ठीक है। मीडिया कई प्रकार होते हैं, जिसे मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है: प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया। तो यहाँ पर सबसे पहली है प्रिंट मीडिया। तो प्रिंट मीडिया का अर्थ है वह मीडिया जो कागज पर छपकर हमें सूचना देता है। यह सबसे पुराना प्रकार का मीडिया, यानी कि आपका न्यूज़पेपर, ठीक है, समाचार पत्र, जैसे अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तिकाएं, ये सब किसमें आते हैं, ये सब प्रिंट मीडिया में आते हैं। इसकी विशेषता क्या है, तो यह स्थायी रूप से सूचना देता है, जिसे बार बार पढ़ा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी प्रिंट मीडिया बहुत प्रभावशाली है। यह शैक्षिक जानकारी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक होता है। सीमाएं देखें तो इसमें समाचार प्राप्त करने में समय लगता है, यानी कि जो आज जो घटना हुई है वो कल के अखबार में छपेगी। कब कब छपेगी, कल के न्यूज़पेपर में छपेगी, ठीक है। यानी कि इसमें सूचना समय प्राप्त करने में समय लगता है। अनपढ़ व्यक्ति इसका उपयोग नहीं कर सकता है, यानी कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, वो इसका प्रयोग नहीं कर सकता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वह मीडिया है जो बिजली और तकनीक की मदद से कार्य करता है। इसमें दृश्य देखने योग्य और श्रव्य सुनने योग्य दोनों माध्यम शामिल हैं। जैसे मुख्य उदाहरण जिसमें आप रेडियो देख सकते हैं, टेलीविजन, सिनेमा, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सब किसमें आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हैं। इनकी विशेषताएं क्या है, तो यह तेजी से समाचार और जानकारी फैलाता है। टेलीविजन के माध्यम से दृश्य और श्रव्य अनुभव मिलते हैं, जिससे जानकारी और मनोरंजन दोनों होता है। रेडियो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत लोकप्रिय है।
सीमाएं अगर हम लोग इसकी देखें तो यह महंगा होता है और समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है। कभी कभी इसमें विज्ञापन अधिक और जानकारी कम होती है, जो कि आज चल रहा है। यानी कि अगर आप न्यूज में देखें, टेलीविजन में अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर मान लीजिए स्क्रीन है, तो न्यूज सिर्फ इतने में चल रही होगी और इतने सब में ऐड चल रहा हो, क्या चल रहा होगा, ऐड चल रहा होगा। तो यहाँ पर कभी कभी इसमें विज्ञापन अधिक और जानकारी कम ही होती है। पहले देखिए, पहले क्या होगा, न्यूज आएगी सबसे पहले ही ऐड दिखा देगा कि ये खरीद लीजिए वो खरीद। इसके बाद क्या, यहाँ इतने में न्यूज चलेगी, इसमें ऐड चलेगा। फिर जब वीडियो खत्म होगी इसके बाद आपको ऐड दिखाया जाए। पूरे न्यूज में आपको अगर 10 मिनट का वीडियो है तो उसमें आपकी मुश्किल से 3 या 4 मिनट का वीडियो, 6 मिनट का ऐड ही चलेगा। इसके बाद है डिजिटल मीडिया। तो डिजिटल मीडिया वह मीडिया है जो इंटरनेट और कंप्यूटर आधारित है। यह 21वीं सदी का सबसे तेजी से विकसित हो रहा मीडिया, जैसे न्यूज वेबसाइट, बीबीसी, आज तक, एनडीटीवी, मोबाइल ऐप्स, ई पेपर, ऑनलाइन रेडियो और टीवी, ये सब देखिए अब जो न्यूज़पेपर है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल हो गए हैं। और इसकी सुविधा कह रहे थे 24x7, यानी कि आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म समाचार मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएंगी, फोटोज मिल जाएंगी, इंटरव्यू मिल जाएगा, सब कुछ आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग थे, ठीक है, तो फोटो, वीडियो, इंटरव्यू आदि सब मिल सकता है। इसमें यूजर खुद भी अपनी बात कह सकता है। सीमाएं देखें तो इसमें फेक न्यूज, झूठी खबरें तेजी से फैलती हैं, बिल्कुल सही है। आज के युग में अगर आप लोग सोशल मीडिया पे देखें तो अगर 100% है तो उसमें आपको 80% तो फेक ही न्यूज मिलेंगी। इंटरनेट की जरूरत होती है और हर जगह उपलब्ध नहीं है, यानी कि इसके लिए इंटरनेट एक्सेस की जरूरत है। और इंटरनेट हो सकता है कहीं कहीं जगह उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन हालांकि अब के इस युग में तो इंटरनेट हर जगह उपलब्ध हो गया है। अब आता है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में क्या होता है, यह मीडिया का हिस्सा है। इसमें आम लोग भी आसानी से अपनी बात रख सकते हैं। यह संचार का बहुत ही तेज, स्वतंत्र और प्रभावी माध्यम बन गया। जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सब क्या है, ये सब आते हैं आपके सोशल मीडिया में आते हैं। ठीक है, तो जिसमें आप यूट्यूब पर अपनी क्लास देख रहे हैं। विशेषताएं देखें तो कोई भी व्यक्ति अपनी बात, विचार या खबर दूसरों तक पहुंचा सकता है। बहुत तेजी से सूचनाएं फैलती हैं। इसमें लाइव वीडियो, फोटो और मैसेज आदि भेज सकते हैं। सीमाएं देखें तो गलत सूचनाओं का प्रसार बहुत जल्दी होता है। इसमें सोशल मीडिया पर निगरानी की कमी है, इसमें अफवाहें फैल सकती हैं। और निजता यानी कि प्राइवेसी का भी खतरा बना रहता है, जो कि सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा खतरा किस चीज का है, प्राइवेसी का है। और आपका जो इस समय एआई चल रहा है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो आपका जो है डीप सीक से जो है फेक जो है आपका वीडियो बना देता है। निष्कर्ष में देखें तो मीडिया की ये सभी प्रकार अपने अपने तरीके से समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रिंट मीडिया ज्ञानवर्धक होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तेजी से सूचनाएं देता है, डिजिटल मीडिया सुविधाजनक है और सोशल मीडिया जनमानस की आवाज बन चुका है। हर माध्यम के कुछ फायदे और कुछ सीमाएं हैं, लेकिन सही उपयोग करके इन्हें समाज की भलाई के लिए प्रभावशाली बनाया जा सकता है। आज की दुनिया में मीडिया सिर्फ सूचना का साधन नहीं है, बल्कि समाज का आईना बन चुका है। इसलिए मीडिया का सही और जिम्मेदार उपयोग करना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, शासन प्रक्रिया में हितधारक भागीदारी के रूप में वर्णन कीजिए। जो हितधारक होते हैं उनका शासन प्रक्रिया में क्या भागीदारी होती है। तो शासन प्रक्रिया का मतलब है कि शासन प्रक्रिया का मतलब है कि जो हमारा देश है किस तरीके से चलेगा, यानी कौन कौन से नियम कैसे बनेंगे, वो सब शासन प्रक्रिया में आता है। तो शासन प्रक्रिया किसी भी देश, राज्य, संस्था के निर्णय लेने और उन्हें लागू करने की प्रणाली है। इसमें विभिन्न नीतियां बनती हैं, कार्यक्रमों को लागू किया जाता है और जनता की समस्याओं का समाधान किया जाता है। शासन प्रक्रिया को प्रभावी और उत्तरदायी बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों की भागीदारी बहुत आवश्यक है। हितधारक क्या होते हैं, हितधारक कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई संगठन भी हो सकता है, जो क्या करता है, जो सरकार नीति या योजना बनाती है तो उस पर क्या करता है, अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। और जो है उसको अगर कुछ गलत लगता है तो वो क्या करेंगे, उस पर प्रभाव डालेंगे और उसको बदलवा भी सकते हैं सरकार से। इसमें क्या, कोई नागरिक हो सकता है, कोई एनजीओ हो सकता है, मीडिया वाले कर सकते हैं, निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर है, पंचायती राज संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, विशेषज्ञ या शोधकर्ता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये सब क्या है, ये सब आपके आ जाते हैं हितधारक में। किसमें आ जाते हैं, हितधारक में आ जाते हैं। तो हितधारक क्या करते हैं, परामर्श दे सकते हैं। यह सबसे सामान्य और प्रारंभिक रूप में इसमें सरकार किसी नीति या कार्यक्रम को लागू करने से पहले हितधारकों से सुझाव व फीडबैक लेती है। यानी कि जब कोई सरकार कोई फैसला लेने जाती है तो इन लोगों से एक बार नागरिक से, यानी कि नागरिक से पूछ लेती है, एनजीओ से वगैरह पूछती है कि ये जो फैसला लेने जा रहा है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लागू करना चाहिए या नहीं। जैसे किसानों ने कृषि नीति पर चर्चा करना, छात्रों से नई शिक्षा नीति पर राय लेना।
महत्व क्या है, इससे नीतियां अधिक व्यवहारिक और लोगों की जरूरतों के अनुसार बनती हैं। इसका महत्व ये हो जाता है। इसके बाद सहभागिता, तो इस रूप में हितधारक न केवल सुझाव देते हैं बल्कि नीति निर्माण और क्रियान्वयन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम में ग्राम सभाओं की भागीदारी, शहरी योजनाओं में स्थानीय नागरिक समूह का सहयोग, तो ये क्या होती है, ये सहभागिता होती है। इससे क्या होता है, इससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। इसके बाद है साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप। तो सरकार और अन्य हितधारक मिलकर किसी योजना सेवा का संचालन करते हैं। इसमें दोनों पक्षों की जिम्मेदारी और संसाधनों की साझेदारी होती है, जैसे सरकारी स्कूलों में एनजीओ की भागीदारी, स्वच्छ भारत मिशन में निजी कंपनियों की भागीदारी। अगर आप लोगों की इसकी पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है और सेवाएं अधिक प्रभावी बनती हैं। इसके बाद निगरानी व मूल्यांकन, इसमें हितधारक सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी रखते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि योजनाएं सही दिशा में जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। जैसे सोशल ऑडिट, उपभोक्ता मंचों द्वारा सेवाओं की समीक्षा, इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगती है और कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसके बाद है सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि आरटीआई। तो आरटीआई के माध्यम से नागरिक शासन प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बन जाते हैं। वे सरकार से जानकारी मांग सकते हैं और निर्णय की पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे सरकार की जवाबदेही बढ़ती है और लोगों को सशक्त बनाता है। इसके बाद है जन याचिकाएं और जन आंदोलन। जब सरकार की नीतियां जनहित में नहीं होती है, जनता को पर्याप्त भागीदारी नहीं मिलती है, तब लोग याचिका, विरोध या आंदोलन के रूप से भागीदारी लेते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए सरकार ने कोई कानून बनाया है और जनता को वो लगता है कानून के हित में नहीं है, तो वो आंदोलन कर सकते हैं। जैसे आरटीआई कानून के लिए जन आंदोलन हुआ था, पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय जन आंदोलन हुआ था। इसके बाद आता है डिजिटल भागीदारी। तो डिजिटल भागीदारी में क्या होता है, लोग इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से क्या करते हैं, कोई पोल देता है या फिर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके वहां पर जो है अपनी शिकायतें दर्ज कर सकता है। इसके बाद निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो निष्कर्ष में आप लोग शासन प्रक्रिया में हितधारकों की भागीदारी से न केवल नीतियां अधिक प्रभावी और जनोन्मुखी बनती हैं, बल्कि लोकतंत्र की जड़ें भी मजबूत होती है। यह सहभागिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और प्रभावशीलता को बढ़ावा देती है। जब विभिन्न वर्गों के लोग मिलकर शासन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो विकास समावेशी और टिकाऊ बनता है। तो यहाँ पर ये हमने टोटल 3 क्वेश्चंस को कवर किया है। प्रीवियस ईयर भी हमने 3 को कवर किया था। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा।